नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा तफसील मैं बयान नहीं करना चाहता। उसकी वजह यह है इतने ज़्यादा मौज़ूआत हैं। अक्सर औक़ात होता है कि बाज़ चीज़ों को मैं अहमियत देता हूँ, बाज़ चीज़ों को आप अहमियत देते हैं। आज जो सूरत हाल इस वक्त है ओवरऑल ग्लोबल भी और इस वक्त मॉडर्न सूरत हाल भी जो है वो इतनी तेज़ी के साथ बदल रही है, इतनी तेज़ी के साथ चीज़ें जो हैं वो ज़हूर पज़ीर हो रही हैं। और गुज़श्ता तकरीबन 5-6 महीने में तो ऐसे लगता है कि जैसे स्पीड अप हो गया सारे का सारा। तो मैं नए तौर पर चाहूँगा कि आप सवालात कोई ज़हन में हों तो फिर उसके बाद बात चलती चलती जो है वो आगे किसी न किसी तौर पर निकल आएगी और कोई ना कोई रास्ता जो है उसको मिल जाएगा। पाकिस्तान के हालात के बारे में भी ज़ाहिर बात है, आप लोग होते तो आप पॉलिटिकल हैं, मतलब सियासी तौर पे सोच आपको कहा जाता है कि आप सियासी तौर पे अपने ख़यालात का इजहार ना करें, लेकिन उसके बावजूद भी एक अंडर करंट ज़रूर चल रहा होता है दिमाग के अंदर। आपके पीछे एक चीज़ ज़रूर सोच होती है जो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी तजज़िये पे या किसी न किसी नतीजे पे लेके आती है। क्योंकि आप पॉलिटिकल होने से एक नुकसान ये होता है कि आप चीज़ों को एनालाइज़ नहीं करते। लिखते वक्त आप अपना बायस निकाल सकते हैं, लिखते वक्त आपको अपने आप की सियासत कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, लेकिन आपको बुनियादी तौर पर तज्ज़िया जो है वो बहुत कम्प्लीटली आपका फेयर होना चाहिए और चीज़ों का एहसास और चीज़ों का इदराक जो है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। रिसेंटली बुनियादी तौर पर मैं थोड़ा सा बता सकता हूँ कि दिसंबर 2019 जो है ये एक ऐसा वक्त है कि जब पेंटागन का प्रोग्राम आया है कंटेनमेंट ऑफ चाइना की पॉलिसी जो आई है। और कंटेनमेंट ऑफ चाइना की पॉलिसी जो है आज से शुरू नहीं हुई। 2011 में फॉरेन पॉलिसी के अंदर हिलरी क्लिंटन ने एक आर्टिकल लिखा था वेयर वी आर गोइंग टू स्पेंड आवर नेक्स्ट 10 years। और उसने ओपनिंग सेंटेंस उसका था कि द पीपल हु बिलीव दैट द स्ट्रेंथ ऑफ अमेरिका लाइज इनसाइड अमेरिका आर फूल्स, द स्ट्रेंथ ऑफ अमेरिका लाइज आउटसाइड अमेरिका। तो हम अगले 10 साल जो है वो चाइना को कंटेनमेंट में गुजारना चाहते हैं और हम यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ से इस ख़ित्ते से जिसका नाम अफ़गानिस्तान का है। तो अफ़गानिस्तान से निकलने के लिए सबसे पहला सवाल ये होता था कि आप उसामा बिन लादेन को मारे बगैर कैसे निकलेंगे। तो उसामा बिन लादेन वो वाहिद शख्सियत है कि जिसका हवा क्रिएट करके आपने पूरे यूरोप को और पूरे अमेरिका को, जिसे कहते हैं रकमाल बनाया था, होस्टेज बनाया हुआ था। आपको याद होगा कि 9/11 से पहले उसामा बिन लादेन के ऊपर बाकायदा कई अटैक हुए थे, जिनमें से एक अटैक वो भी था जिसमें से अमेरिकन जो प्लेन्स थे और जो उनके ड्रोन्स थे और जो उनके प्रेडिएटर्स थे वो खरान जैसे इलाके के अंदर गिर गए थे। मैं उस वक्त वहीं पर था जिस वक्त वहाँ से उनको उठाया गया था, लेकिन वो हमला नाकाम हो गया था। तो फिर उसकी वजह से उसी उसामा बिन लादेन को ख़त्म करने के लिए और 2012 का जो है वो अपना ड्रामा रचाया गया, जो उसको एबटाबाद में उसको मारा गया और उसके बाद एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी बिल्ड की गई। तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर वाकई मारा भी गया हो या ड्रामा भी रचाया गया हो, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि अमेरिका यहाँ से निकलना चाहता था और उसके कुछ और अहदाफ बन गए हुए थे। उसके फ़ौरन बाद कुछ 6 महीने के अंदर 2013 में कतर में तालिबान का दफ्तर खुला और कतर में तालिबान के दफ्तर के खुलने के बाद वहाँ पर उसको तैयब आगा को और बाकी लोगों को वहाँ खड़ा किया गया और फिर उसके बाद 2014 में उनका एग्ज़िट प्लान आया। एग्ज़िट प्लान आने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी अगली अहदाफ जो थे उनको सामने रखा। जो पेंटागन स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी के अंदर 2 बड़े अहम अल्फाज हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि चाइना इज़ अ रिग्रेसिव फोर्स, ये एक दुनिया को पीछे ले जाने वाली ताकत है कि जिसमें ऐसी दुनिया है जिसमें ना जमहूरियत है, जिसमें ना इंसानी हकूक़ हैं, जिसमें ना इंटरनेशनल कम्पिटिटिव मार्केट्स हैं और ये रिग्रेस। और दूसरा उन्होंने रूस के बारे में कहा था, हालांकि आप अंदाज़ा करें एक स्ट्रेटजी कंटेनमेंट ऑफ चाइना की स्ट्रेटजी थी, लेकिन कंटेनमेंट ऑफ चाइना की स्ट्रेटजी में सेकंड चैप्टर जो था दैट वाज अबाउट रशिया। और रशिया के बारे में कहा था रीजुविनेटेड मलाइन एक्टर, दोबारा जिंदा होने वाला कैंसर। तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि इसको भी हम कैसे ठीक करना चाहते हैं। तो उसके बाद जो स्ट्रेटजी बनी थी उसमें बुनियादी स्ट्रेटजी में क्वाड जो था, आपको पढ़ा भी होगा, आप 4 बातें पढ़ने लिखने वाले लोग हैं और इम्तिहान की तैयारी में बंदा ज़्यादा पढ़ता भी है। तो क्वाड बनाया गया था 4 मुल्कों का एक इत्तेहाद, जिन मुल्कों के अंदर इंडिया था, जापान था, ऑस्ट्रेलिया था और अमेरिका था। लेकिन उसके साथ साथ एक AQUAS भी बनाया था, एक्वास।
ये इत्तेहाद जिसमें 17 मुल्क शामिल हैं और उन 17 मुल्क में स्वाय पाकिस्तान के हर मुल्क शामिल था, जिसमें श्रीलंका भी था, थाईलैंड भी था, लाओस भी था, वियतनाम भी था, सारे जितने भी चाइना के अलावा जितने मुल्क हो सकते हैं उन सबको शामिल किया गया था फॉर द कंटेनमेंट ऑफ चाइना। जो क्वेड का जो पहला उनका था, उनकी स्ट्रेटेजिक मूव थी, वो चाइना की लद्दाख बॉर्डर के ऊपर जो उसकी मूवमेंट थी, क्योंकि 370 जो था ख़त्म करने के बाद वो टेरिटरी बराबर आ गई थी और वो एक इलाका इंडिपेंडेंट नहीं रह गया था, इसलिए वो चाइना की बाउंड्री के साथ इंडिया का लग गया था। तो जो मैकमोहन लाइन है, जिस लाइन को एक आर्टिफिशियल सी लाइन है, एक मेजर साहब थे मैकमोहन, वो कहीं चलते गए थे, वो इलाका जो था लद्दाख का कभी कोई इंसान आता जाता नहीं था, तो उन्होंने नक्शे पे एक लाइन खींच दी थी, क्योंकि ये इलाका जो था, ये जो गिलगित बल्तिस्तान का था, ये रंजीत सिंह की टेरिटरी में आता था। तो जब रंजीत सिंह को अंग्रेज़ों ने फ़तह किया, उसकी टेरिटरी को फ़तह किया 1849 के अंदर, तो उसके बाद उन्होंने समझा ये भी हमें खैरात में मिल गई है, तो वो उसको भी आखिर तक समझते थे। और चीन में उस वक्त बड़ी अनारकी फैली हुई थी। ये पूरा इलाका एक मुसलमान रूलर के पास था उस वक़्त, आगा याकूब, अब नाम चेक कर लीजिएगा, मुझे जब याद नहीं आ रहा, याकूब था कोई और था, जिसको बाद में फिर मौ तुंग वगैरह ने फतह कर लिया था। तो 47-48 के अंदर ये उसके बाद उन्होंने रेड फोर्सेस ने उसको दोबारा अपने कब्ज़े में ले लिया था। तो उसके ऊपर बाकायदा जब लड़ाई हुई तो इंडिया बिल्कुल हार गया, यानी तकरीबन 1000 स्क्वायर किलोमीटर का रेडियस का इलाका जो था वो चीन ने कब्जे में ले लिया। और जो आखिरी मॉस्को में एग्रीमेंट हुआ उसमें उन्होंने उसका नाम भी लेने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा खबरदार, अब ये हमारा इलाका है, बिकॉज वी डोंट बिलीव इन द मैकमोहन लाइन। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर अगला सूरत हाल ये थी कि इस पूरे खित्ते की कंटेनमेंट ऑफ चाइना के अंदर दूसरा मामला था जो कि यूक्रेन का था, क्योंकि दो ऐसे खित्ते हैं जिनको उन्होंने डिस्टर्ब रखना है, एक यूक्रेन का इलाका और दूसरा पाकिस्तान का इलाका। और गुज़श्ता 1 साल से मैं कह रहा था कि इन दोनों इलाकों के अंदर उनकी जो है एडवांसेस होंगे। क्यों? वजह यह है कि चाइना और रशिया दोनों मिलकर एक बहुत बड़ा मास बनते हैं ज़मीन का। तकरीबन 13-14 टाइम जोन उसके अंदर आते हैं, 12 टाइम जोन तो सिर्फ रशिया के अंदर आते हैं। लेकिन दोनों को एग्जिट सिर्फ 2 जगह से है, एक है बॉस्फोरस जहाँ से मेडिटेरियन को जाते हैं और वो है रूस, और दूसरा है पाकिस्तान का गवादर जहाँ से आप इंडियन ओशन को जाते हैं। अगरचे कि चाइना की कैंटन की बंदरगाह और सारी जो है वो ईस्ट चाइना सी के अंदर आते हैं, लेकिन ईस्ट चाइना सी को कंटेन करने के लिए मलाक्का जो है, वो जो इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान, जजीरों के दरमियान एक छोटा सा कॉरिडोर है, वो सिर्फ 1.5 किलोमीटर का है और एक भी जहाज़ खड़ा हो तो चाइना की पूरी तजारत रुक सकती है। तो ये जो इलाका है और वो इन दोनों को ने डिस्टर्ब रखना था। यूक्रेन को जिस वक्त उन्होंने काम शुरू किया तो यूक्रेन में 2014 में एक बहुत बड़ी ग्रीन ऑरेंज रेवोल्यूशन की कोशिश की गई। और ऑरेंज रेवोल्यूशन ये था कि उन्होंने वहाँ के लोगों को तैयार किया कि तुम किसी न किसी तरीके से ये जो रशियन नवाज जो है उनका वज़ीर आज़म है, इसकी हुकूमत को बदलो। तो सब लोगों ने वहाँ मिलना शुरू किया, ख़रीदारी शुरू की, ख़रीदारी शुरू करके उन्होंने उनके लोगों को तोड़ा और उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लेके आए। अदम एतमाद की तहरीक अभी चल ही रही थी और लोग शोर मचा ही रहे थे कि उन्होंने उसके साथ ही उन्होंने वहाँ धरना शुरू किया और यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर जो थे उन धरने में बैठना शुरू हो गए। वो उसके बाद उन्होंने बाकायदा उसके महल पे कब्ज़ा किया, उसके पैलेस पे, और उस सदर को, क्रावेच नाम था उसका, उस सदर को उन्होंने वहाँ से वज़ीर आज़म को निकाल दिया और वहाँ पर कब्ज़ा कर दिया। 80 के करीब लोग मरे, 300-400 के करीब लोगों को उन्होंने ज़ख्मी कर दिया और कुछ मिसिंग पर्सन हो गए। और इसको ज़ेलेंस्की को उन्होंने निकाल के वहाँ पर खड़ा किया जो कि प्रो यूरोपियन यूनियन था और ये वहाँ आ गया। रूस को अंदाज़ा हुआ कि अब मेरा रास्ता बॉस्फोरस का रुक रहा है, तो उसने अपने बॉस्फोरस के रास्ते को ठीक करने के लिए क्रीमिया का जो इलाका है जहाँ रशियन पॉपुलेशन होती है उस पर जाके उसने कब्ज़ा कर लिया और फिर उसके बाद उसने वहाँ रेफरेंडम करा दिया और उसको रशिया के साथ एनेक्स कर दिया। अब रूस अपने आप को सेफ तो कर चुका था, लेकिन सबसे अहम तरीन बात ये थी कि उसकी जो 1992 में जब रशिया ख़त्म हुआ था, तो जब वो यूक्रेन का मुआहदा हुआ था रूस का और बाकी लोगों का, वो ये हुआ था कि यूक्रेन के पास तकरीबन 1200 के करीब एटम बम थे, वॉर हेड्स थे। तो उन्होंने कहा था ये वॉर हेड्स हम वापस ले लेते हैं, हम नहीं रखते, लेकिन यूक्रेन का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे आप लोग मिल के, और दूसरा ये था कि ये नेटो में शामिल नहीं होगा। अब रूस को ख़तरा था कि इसको नेटो में शामिल करेंगे, तो उसने अमेरिका ने उसके ऊपर आके उसको, बाइडन ने उसको बुलाया, उसने कहा जब तुम चाहो
शामिल हो जाएगा। अब रूस को ये ख़तरा हो गया था कि यहाँ अगर न्यूक्लियर वॉरहेड्स लग गए तो मेरे लिए मसला बन जाएगा, इसलिए उसने यूक्रेन पे हमला कर दिया। दूसरा था मामला पाकिस्तान का। पाकिस्तान में गुज़श्ता तवील अरसे से अमेरिकन ये चाहते थे कि अगर ग्वादर पोर्ट बनती भी है तो मछलियाँ पकड़ने वाली पोर्ट हो, उसके अलावा उसको कोई काम ना हो। ज़्यादा यही करेंगे जो ग्वादर के माहीगीर बेचारे हैं उनकी बोट्स जरा सी ऑटोमेटिक हो जाएंगी। बाकी चीज़ राबन रावील हमारी मीटिंग्स में आके कहा करती थी, वी विल नॉट मेक इट पॉसिबल दैट वी शुड get this port functional for Chinese or any other country, because we believe that it will not be a purely commercial port, it will be converted automatically into a military base। तो इस तरह के ख़तरे वो ज़ाहिर करते थे अमेरिकन हर वक्त सारा कुछ। तो अभी भी जो सूरत हाल बनी है वो इसी तरह से है सूरत हाल। दूसरा वो जो एक्वास की जो मैं बात की थी उसमें बाकी तमाम मुल्क जो थे वो तो डामाडोल अमेरिका के साथ चल रहे थे, लेकिन द ओनली वन वाज द श्रीलंकन जो था। तो श्रीलंका के अंदर जो उन्होंने जिस तरह की चीज़ की है, आज अभी वहाँ जो वज़ीर-ए-आज़म आया, इट्स अ प्रो इंडियन वज़ीर-ए-आज़म, और उन्होंने वहाँ हबन तोता का वो भी ख़त्म कर दिया है, और चाइनीज़ को उन्होंने खुदा हाफिज़ कह दिया है, और इंडियन इन्फ्लुएंस वहाँ पर पहुँच गया है। और हमारे यहाँ भी अब वही सूरत हाल जो है वो बिल्टअप होती चली जा रही है। ये है पूरा रीसेंट सिनेरियो, इंटरनेशनल भी और नेशनल भी। और इसी सिनेरियो के हवाले से इफ़ यू वांट टू हैव सम क्वेश्चन तो फिर हम तफसील उस पर गुफ्तगू कर लेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वाले सर, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आपने स्टार्ट में उसामा बिन लादेन के बारे में बात की कि एक ड्रामा रचाया गया, और ये था हम जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें एक स्टेट का नैरेटिव देना चाहिए जो पेपर के अंदर भी हो कि पाकिस्तानी स्टेट उसामा बिन लादेन के बारे में क्या सोचती है। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले PM साहब जो साबका हैं उन्होंने शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था उसामा बिन लादेन के लिए, जिसको बाद में सफाई देनी पड़ी कि वो स्लिप ऑफ टंग है। क्या आप समझते हैं कि उसामा बिन लादेन शहीद था या टेररिस्ट था जिसने हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी को लेके आया, जिसने वहाँ हुकूमत तो कायम करवाई 1994 के अंदर 6 के अंदर, और फिर वहाँ पे जाके जो है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई गर्ल्स की। और कोई एक एविडेंस आप दे सकते हैं कि उसामा बिन लादेन ने पाकिस्तान के अंदर कोई एक टेररिस्ट एक्टिव, वन सिंगल एविडेंस सर नॉट तोरा बोरा इंसिडेंट के बाद नहीं, तोरा बोरा नहीं, वन सिंगल एविडेंस कि उसामा बिन लादेन, अलकायदा ने, TTP की बात नहीं कर रहा, अलकायदा ने पाकिस्तान के अंदर एक भी धमाका किया हो या अलकायदा ने पाकिस्तान के अंदर एक भी टेररिस्ट एक्टिविटी की। सर आपका नैरेटिव क्या है? उसामा बिन लादेन इज नॉट, अलकायदा ने कभी, अलकायदा ने 2001 में पाकिस्तान को हेडक्वार्टर कर दिया था। अलकायदा का जो बायलॉज हैं वो ये हैं कि जिस मुल्क के अंदर हमारा हेडक्वार्टर होगा उस मुल्क के खिलाफ हम जदोजहद नहीं करेंगे। इनके बायलॉज हैं। अमन ज़वाहिरी के इंसानों आई मेट उसामा बिन लादेन, मैं मिला हूँ उस शख्स से उस ज़माने के अंदर, जिस ज़माने के अंदर वो 1996 में वहाँ गया था अफगानिस्तान तालिबान। उसामा बिन लादेन जहाँ लड़ रहा था वहाँ लड़ रहा था। आप मुझे ये बताइए, चे गुवेरा हीरो है सबका? नहीं, सबका है, दुनिया है ना। कहाँ पैदा हुआ था? बोलीविया में। लड़ा कहाँ था? और निकरागुआ में। और चे गुवेरा लड़े किसी दूसरे के मुल्क में, वो हीरो है। उसामा बिन लादेन किसी दूसरे के मुल्क में, क्योंकि दाढ़ी है उसकी, अल्लाह अकबर कहता है। यही फर्क है ना। कभी किसी ने चे गुवेरा को टेररिस्ट कहा है आज तक? सिर्फ इसलिए कि वो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है। किसकी हर मुल्क में, हर शहर में तस्वीर लगी। कौन उसको चे गुवेरा को शहीद नहीं कहता इस मुल्क के अंदर? जनरल जैप वियतनाम में लड़ा था, कहाँ पैदा हुआ था? चाइना में। वो जो वॉर ऑफ द फ्ली जिस बंदे ने लिखी है, वो जो फ्रेंच नोबेल था, कहाँ लड़ा था? वियतनाम में। पैदा कहाँ हुआ था? फ्रांस में। सार्त्रे कहाँ पैदा हुआ था? फ्रांस में। लड़ा कहाँ था? अलजायर में। और कहाँ लड़ा था? क्यूबा में जाके। ये सारे हीरो हैं। मुसलमान किसी और जगह लड़े अमेरिका के खिलाफ तो टेररिस्ट है। तो ये बड़ा नैरेटिव है। या एक नैरेटिव रखें, या तो सारे गलत हैं या सारे सही है, या उसामा बिन लादेन भी गलत है, टेररिस्ट है। लेकिन मैं जिस बंदे से कहता हूँ, मैंने कहा मुझे एक एविडेंस तो दो। TTP के खिलाफ एविडेंस है, बाकियों के खिलाफ एविडेंस है। अलकायदा और उसामा बिन लादेन की डायरेक्ट वार, और उसामा बिन लादेन तोरा बोरा के बाद यहाँ आए नहीं है। और अगर आप ये समझते हैं कि वो उनकी जो सारी की सारी वो जो है अपना वो जो कार्रवाई है उसमें उसामा बिन लादेन था, उसको तो आज अमेरिकन खुद साबित नहीं कर सके कि वहाँ उसामा बिन लादेन था। मुझे सिर्फ ये बताइए, सद्दाम हुसैन के बेटों की 3 दिन लाशें दिखाते रहते हैं मरे हुए की,
ठीक है, सद्दाम हुसैन की बाकायदा फांसी चढ़ते हुए उसकी वीडियो लीक आउट करते हैं, तो उसामा बिन लादेन को ऐसा कोई अजीब-ओ-गरीब कि उसकी लाश नहीं दिखाई जाती। तो ये फ्रॉड, इंटरनेशनल फ्रॉड्स हैं कुछ, उनको ज़रूरत थी सामने। जो मुझे, मेरी इत्तला है, जहाँ तक मेरी ज़ात का तल्लुक़ है, मुझे 2-3 ऐसे लोगों ने कहा है, बताया हुआ है, जिन्होंने उसकी नमाज़ जनाजा भी पढ़ी थी कि उसामा बिन लादेन की हमने नमाज़ जनाजा पढ़ी। तो इनमें से एक हमीद गुल साहब भी शामिल है। स्टेट का नैरेटिव क्या है उसामा बिन लादेन के बारे में? स्टेट जानती होगी, स्टेट का बदलता रहता है, स्टेट का बदलता रहता है। आप जब एक तरफ होते हैं तो आपका कुछ और। आप मुझे बताइए, स्टेट का नैरेटिव तालिबान के बारे में क्या था इससे पहले? 2001 में स्टेट का नैरेटिव क्या था मुल्ला उमर के बारे में? 1970 में आपका शेख मुजीबुर रहमान में क्या था नैरेटिव आपका? 1977 में क्या था नैरेटिव? उसके बाद क्या हुआ? 1974 में जब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में क्या नैरेटिव था शेख मुजीबुर रहमान के बारे में? 65 में अगरतला में क्या था आपका नैरेटिव? स्टेट के नैरेटिव को छोड़ दिया करें। स्टेट तो बेसिकली वक्त की हालात के साथ चलने वाली चीज़ है। जी, खामोशी, कोई नहीं। दैट्स ऑल। श्रीलंका के बारे में हैं? सर, श्रीलंका के बारे में आपने बात की कि श्रीलंका बेसिकली देखिए, श्रीलंका जो है वो एक ऐसा मुल्क है जिसकी स्टडी के लिए करने के बाद आपको पाकिस्तान बड़ा मज़ेदार तरीके से समझ आएगा। श्रीलंका में 2 बहुत बड़ी फैमिलीज़ की हुकूमत थी। एक थी बंदरनायके फैमिली और एक थी पक्स फैमिली। बंदरनायके फैमिली जो है वो 3 कम से कम दफ़ा मिसेस बंदरनायके, पर एक दफ़ा उसके वालिद जिनके मरने के बाद वो बनी थी, वो बरस इक़्तिदार रहे। और उसके बाद जो पक्स फैमिली थी, इन्होंने बिल्कुल उसी तरीके से वहाँ पर काम करना शुरू किया जहाँ हमारे यहाँ नून लीग के नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया था कि मोटरवेज बनाओ, ये करो, कर्ज़े लो, ये करो। और फिर कर्ज़े लेने के साथ साथ सबसे बड़ी बात ये थी कि वो ख़र्चा जो था वो टैक्स नहीं लगाते थे, बल्कि करते थे कि मज़ीद कर्ज़ा लेके उसको अदा करते थे, क्योंकि टैक्स लगाने के लिए उनके अपने सारे ज़ेर असर आते थे। खुद छोटा भाई जो था वो सदर था, बड़ा भाई वज़ीर आज़म था, एक भाई जो था वो फाइनेंस मिनिस्टर था, एक भाई स्पीकर असेंबली था। 44 बड़े पौधे उनके पास थे, 70% बजट उनके पास था। और उसके बाद उन्होंने ये था कि वो तब सब्सिडी नहीं लगाते थे, बल्कि और मज़ीद कर्जा देते थे। $51 बिलियन के करीब उन्होंने वो कर्जा जो था वो उन्होंने लिया हुआ था। और फिर वो जब IMF के पास गए और IMF ने कहा कि ये काम करो, तो वो नहीं कर सके, तो उन्होंने गुस्से में आके IMF से अलहदगी का ऐलान कर दिया। होना तो ये था कि अपने $10 अरब की करप्शन वापस लेके आते। ठीक, अब वो हुआ ये था कि अब मार्च 16 ऑनवर्ड हुआ ये था कि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं था, अस्पताल में दवाइयाँ नहीं थी, खाने को अपना गंदम नहीं थी, क्योंकि यूक्रेन से लेते थे, वो यूक्रेन बंद हो गया हुआ था। और फिर उसके बाद लोग निकले, फिर जो लोगों ने अशर किया है। लेकिन हुआ ये है कि इस अफरा तफरी से फ़ायदा जिन लोगों ने उठाया है वो इंडिया था, और उसके साथ और अमेरिकन से वो वहाँ पर पहुँच गए हैं। सर, दूसरी बात ये है कि सर, चाइना का श्रीलंका के साथ आप लोग बता रहे थे, जो चाइना पाकिस्तान के साथ रिलेशन जिस तरह है, इसी तरह श्रीलंका के साथ भी था। फिर श्रीलंका की कोर्ट के बारे में जो उन्होंने हाल किया है चाइना ने, उसको लीज के ऊपर ले लिया, क्या ये सब पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकता, ग्वादर के साथ नहीं हो सकता? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अमेरिका और इंडियन उठा रहे हैं। और अगर आज श्रीलंका के अंदर रिजीम चेंज हुई है और इंडियन लेकर आए, तो क्या चाइना ने उनके साथ बुरा नहीं किया था श्रीलंका के साथ? और उनकी इकोनॉमी को डबोने में क्या चाइना का हाथ नहीं है? चाइना का कोई रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। बाकी कोई मुल्क चाइना की मजबूरी नहीं है। जो महातिर मोहम्मद की तकरीर थी तानमन स्क्वायर में, वो जो उनका हॉल है रेड हॉल में, वो यही थी कि $110 अरब की नेगोशिएशन नहीं की आपने कर्जा माफ़ नहीं करवाया, ये नहीं किया, हमें तबाह कर दिया। वो चाइना ने बाद में नेगोशिएट किया उसको। चाइना का ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान के साथ एक तजारती सूरत हाल है। उसके बाद आपका श्रीलंका के साथ भी तजारती सूरत हाल है। हब्बन तोता का भी मसला ये था कि हब्बन तोता उन्होंने ख़ुद ली थी कि हम उसको कमा के आपको दे देंगे। पाकिस्तान में हमारी मजबूरी चाइना नहीं, हम चाइना की मजबूरी। पाकिस्तान अगर कॉरिडोर ना हो तो चाइना ख़त्म है, उसकी पूरी की पूरी एक्सपेंशन ख़त्म है। 68 कंट्रीज़ के साथ चाइना ने वायदा किया हुआ है। चाइना अगर सर है, 68 कंट्रीज धड़ हैं, हम गर्दन हैं। इस जगह से ना खुजराब से लेके ख्वादर तक हम गर्दन हैं। ये गर्दन अगर काट दी जाए तो ये 68 धड़ जाए, उसके साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं बनता। हम मजबूरी हैं चाइना की।
हमें तो वो बहुत कुछ ऑफर करते हैं। हमारा मसला ये है कि हम नहीं चाइना की तरफ जाना चाहते, हमारा दिल किसी और जगह धड़कता है। तो जैसे आपने कहा कि अमेरिका चाहता है कि कंटेनमेंट ऑफ रशिया और चाइना, तो जो रिसेंट ये काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर हुई है OIC की 48th, इसमें चाइना एज अ चीफ गेस्ट आया है। तो ये तो आप मिडल ईस्ट में भी जा रहा है और उधर से उनकी सारी एनर्जी सप्लाई भी आ रही है। तो इसके आगे फ्यूचर में जाके अमेरिका किस तरह ये टैकल करेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि चाइना को देखें, चाइना अभी तक उस तरह बिहेव नहीं कर रहा जैसे कोल्ड वॉर के अंदर रशिया बिहेव कर रहा था। चाइना की खुद स्ट्रेटजी ये है कि चाइना बजाते खुद चाहता ये है कि अभी 2025 तक हम थोड़ा सा अपने आप को इकोनॉमिकली ठीक करें, सेट करें। लेकिन चाइना ने तकरीबन 100 के करीब ममालिक के साथ ताल्लुकात इस्तवार किए हुए हैं और उनसे तेल के भी मायदे किए हैं और उनके साथ बाकी उनकी जो वन बेल्ट वन रोड का मायदा भी उनके साथ उन्होंने किया हुआ था। लेकिन चाइना का मसला ये है कि चाइना जो है उस तरह आग खुल के सामने नहीं आना चाहता, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से नहीं निकलना चाहता जैसे रशिया निकल गया है। अब देखिए, रशिया सबसे इस वक्त जो इकॉनमी स्ट्रांग हुई है किसकी हुई है? रूस की हुई है। रूबल जो है वो यूं ऊपर गया है और डॉलर नीचे आ रहा है, इसलिए 80% गैस जो है वो इटली की रूस से आती है, स्पेन की रूस से आती है। जर्मनी ने अभी 20 अरब डॉलर लगा के वहां पर अपनी पाइपलाइन बिछाई है गैस लेने के लिए। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर आप देखें कि चाइना कहाँ खड़ा है। ये सारे लोग जो है वो चाइना की उसके अंदर करेंसी युआन के अंदर बेचना चाहते हैं, लेकिन अभी स्टेप नहीं ले रहे। तो चाइना ने जहां करना था, मतलब चाइना ने म्यांमार में, उनको पता था कि अगर म्यांमार में हमने नहीं किया, वो म्यांमार में घुस गए, उन्होंने कोई परवाह नहीं की। आंग सान सूची कौन होती है, उन्होंने वहां पर आंग सान सूची की ऐसी की तैसी फौजियों को उठाया, वहां पर उन्होंने अपने जाके कब्जा कर लिया जहां उनको जरूरत है। अब देखा ना, वो कहते ये हैं कि हम 20 अरब डॉलर पहले हमारी इन्वेस्टमेंट खत्म हुई है म्यांमार की, क्योंकि म्यांमार में उन्होंने ये किया था कि एक लाइन बिछाई थी म्यांमार से थाईलैंड, थाईलैंड से अपना वो जो है मलेशिया, मलेशिया से सिंगापुर और नीचे थाईलैंड में भी आती थी। एक उन्होंने अमेरिकन ने ये किया कि वहाँ आर्मी कू करा दिया थाईलैंड में, वो सारी की सारी लाइन ख़त्म हो गई। फिर उसने दोबारा उन्होंने दूसरा शुरू किया था, अपना रास्ता निकालने की कोशिश की थी किर्गिस्तान से तुर्कमानिस्तान, ईरान और आगे जाके उसमें अजरबैजान के ऊपर, जिसमें नगोर्नो कराबाख का जो वाक़या हुआ था वो बुनियादी तौर पर इसी वजह से हुआ था क्योंकि चाइना और अमेरिका की लड़ाई थी वहाँ पर नगोर्नो कराबाख में, और जिसमें हम पाकिस्तानी भी जाके हमने झंडे वंडे लहराए थे, हमारे भी सिपाही वहाँ पहुँचे थे। असल मसला ये है कि वहाँ पर हुआ यह था कि वो नीचे जो बंदरगाह उनकी आती है वो आती है चाबहार। तो चाबहार इज़ कैपेबल ऑफ ओनली 1 मिलियन बैरल थिंग्स, इनकी है 10 बिलियन बैरल्स की कैपेसिटी चाहिए इनको। बाकी रह जाती है बंदर अब्बास। बंदर अब्बास जो है वो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के अंदर है, एक जहाज खड़ा हो जाए बंद चौक, बाहर बंदरगाह सिर्फ बनती है गवादर, कोई और रास्ता नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान में कंटेनमेंट ऑफ चाइना के अंदर जो है पाकिस्तान का गवादर बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे सिर्फ डर इस बात का है कि 1,25,000 चीनी है इस वक्त पाकिस्तान में, इतनी कोई और कौम यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर कहीं फड्डा शुरू हुआ, ठीक है ना जी, वो मैं हमारे बलोचों को यही कहता होता हूँ कि तुम बड़े आज़ादी के तलब में बहुत आगे बढ़ते हो, तुम आज तो पाकिस्तान और ये चक्कर है, कल को अगर चीन आ गया तो सिर्फ तुम वहाँ लेवा करते रह जाओगे। क्योंकि उन्होंने क्योंकि अताला मैंगल मरहूम ने बड़ी अच्छी बात की थी, उसने कहा नौजवानों, आज़ादी हासिल करना बड़ा आसान है, आज़ादी को कायम रखना बहुत मुश्किल है। आप क्या समझते हो, तुम अकेले हो गए तो तुम्हें को अकेले रहने देगा? नहीं रहने देगा, तुम्हारी डेगोगार्शिया से बुरा हाल होगा। और वो सारा इंटरेस्ट, किसी को आपसे प्यार नहीं होता, सब अपने अपने स्ट्रेटेजिक मूव से चलते हैं। आपको भी अपने आप से प्यार करना चाहिए, जो हम नहीं करते। सर, पाकिस्तान जो है अभी पिछले दिनों जो यही बात चल रही थी कि हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चाह रहे हैं, ठीक है सर, तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो उसमें इम्पेडिमेंट्स हैं जिसकी वजह से हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं होती? और जो हम रशिया की तरफ ब्लॉक बनाना चाह रहे थे, रशिया जो है, इमरान खान भी गया उधर, तो रशिया के ब्लॉक बनने से हमारी उधर इकॉनमी भी स्ट्रॉन्ग होनी थी। जैसे उस इमरान खान भी ने खुद कहा था कि 40% जो है इधर से अगर हम ऑयल इंपोर्ट करें तो फ़ायदा होगा। तो इसमें कौन कौन सी रुकावटें थी जिसकी वजह से जो है हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रही? देखिए, वर्चुअली तो आपको दुनिया में अब इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रहने वाला कोई मुल्क रह नहीं गया, और हमेशा से ऐसा ही है। आप कभी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का अरब देख लेना, तो सेंटर में अरब जो थे वो खाली थे, वहाँ कोई नहीं जाता था, मक्का, मदीना, हिजाज, नजद जो इलाका। लेकिन ये जो इलाका था ना, यमन,
यूएई, मस्कत, अम्मान, ये ऊपर से चलता था बहरीन, कुवैत, ऊपर से फिर गोल घूमता हुआ शाम तक आ जाता था। तो ये दो कुव्वतों के दरमियान लड़ाई रहती थी, एक रहते थे रोम और दूसरे थे ईरानी, और दोनों के अपने अपने बंदे होते थे। जब वो आ जाता था तो उसकी हुकूमत होती थी, वो आ जाता था उसकी। इसलिए नाइल के अंदर आपको याद होगा कि मलका क्लेओपेत्रा को जो वहाँ पर सारे रोमांस जो है एंथनी का, वो सारे का सारा नील जो था वो रोमन्स के पास था। तो ये दुनिया में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इंडिपेंडेंट को भी कोई किसी की फॉरेन पॉलिसी रही हो। आलमी ताकतें बड़ी दुनिया में हमेशा रही हैं, हमेशा से चली आ रही है। जब बेबीलोनिया था तो उस वक्त चाइना उस वक्त बहुत बड़ी ताकत थी, मैंडर्स उनकी बहुत बड़ी पावर थी। फिर चंगेज़ खान की सूरत हाल के तौर पर चढ़े थे, मंगोल्स थे, चलता रहता है। इंडिपेंडेंट वैसे होता है थोड़ा बहुत, लेकिन वैसे नहीं हो, रह ही नहीं सकता। इसी तरह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेके 1901 ऑनवर्ड पूरी दुनिया को असल में तकसीम किया गया है। 1920 में आपका पासपोर्ट का डिज़ाइन आया है, 1924 में वीज़ा रेगुलेशंस आई हैं, 1926 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस आई हैं, और पूरी दुनिया को तकसीम कर दिया गया रंग, नस्ल, ज़ुबान और इलाके की बुनियाद पे, और पूरी दुनिया को बना दिया गया एक बहुत बड़ा चिड़ियाघर। ये फ़लाँ का पिंजरा है, ये फ़लाँ का पिंजरा है। और चिड़ियाघर इसलिए बनाया गया कि पूरे छोटे छोटे इलाकों के अंदर हमें फोर्सेस रखनी पड़ेंगी और उनको इंडिपेंडेंटली हम डील करेंगे। जिसके पास ज़्यादा तेल था उतना ही छोटा मुल्क बनाया गया। आप देखें ये 7 रियासतें थीं, ये उम्मुल कवीन और फजीरा और दुबई और अबू धाबी, अब यूएई बनी है, इसका मस्कत, ओमान। और इसके बाद फिर नेशन को आपस में अपने हिसाब से तकसीम किया गया। शुरू में फ्रेंच और ब्रिटिश के दरमियान लड़ाई होती थी। आपको पता होगा फ्रेंच मैंडेट कौन सा है और ब्रिटिश मैंडेट कौन सा था। फिर जिस वक्त अमेरिका सामने आया है ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो 1945 के बाद उन्होंने एक काम किया, उन्होंने कहा ख़त्म, नो मोर कॉलोनियल पावर्स, निकलो। बरतानिया भी निकले, डच भी निकले, ये भी निकले, नाउ वी विल गवर्न थ्रू इकोनॉमी। और 1944 में जब नॉर्मंडी फतह हुआ है तो एक एग्रीमेंट हुआ था जिसको कहते हैं बर्टन वुड एग्रीमेंट। जो बर्टन वुड एग्रीमेंट जो था, ये बेसिकली इसने 3 बुनियादी चीज़ें जो थी डिज़ाइन की थी। देयर विल बी नो मटेरियलिस्टिक एंड मेटल करेंसी लाइक सिल्वर एंड गोल्ड। कोई ऐसी करेंसी नहीं होगी जिसकी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, पेपर करेंसी होगी। क्योंकि अगर इंट्रिंसिक वैल्यू होगी तो वो डॉलर के साथ एसोसिएट, उसके साथ तेल के साथ एसोसिएट नहीं है, डॉलर को हार्ड करेंसी नहीं माना जाएगा। दूसरा ये है कि एवरी कंट्री मस्ट हैव ए स्टेट बैंक और उसकी करेंसी होगी। मेरी पहचान पासपोर्ट नहीं है, मेरी पहचान कायदे आज़म का नोट है जो 12 अरब के बाद ख़त्म हो जाता है। ठीक इसी तरह गांधी के भी निशान अपना बम्बई के उससे ख़त्म हो जाता है, आगे भी डॉलर होगा तो होगा वरना नहीं होगा। तीसरा उन्होंने कहा था कि एवरी कंट्री मस्ट हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन। और चौथा उसके साथ उनका साथ छोटा मोटा ये था कि कोई नेशनल डेट भी होना चाहिए हर मुल्क का। ये तो इसके बाद उन्होंने इकोनॉमिकली गवर्न करना चाहिए। फिर उन्होंने बरतानिया से कहा निकलो, कान पकड़ कर उन्होंने निकलवाया, यहाँ से निकलवाया। उसके बाद उन्होंने डचों को वहाँ से, आप देखें कहाँ से कहाँ से वो सारे जो इतना छोटा सा मुल्क है हॉलैंड, और वियतनाम भी उसके पास, और मलेशिया भी उसके पास, इंडोनेशिया भी उसके पास, वहाँ से उसको निकाला। फिर स्पेनिश को 1901 में आपको याद है कि वो पहली दफ़ा फिलीपीन पहुँचे थे, जहाँ तुम्हें निकालने जा रहे हैं। फिर उसके बाद ये जहाँ पहुँचे थे अपना हवाई में पहुँचे थे, 1898 के अंदर पहुँचे थे अमेरिकन। फिर उन्होंने अब गवर्न करते हैं। उसके मुकाबले में एक दूसरा इकोनॉमिक सिस्टम आया था जो कि 1917 में आया था और जो कि कम्युनिस्टों ने डाला था। उन्होंने फिर अपना ईस्टर्न यूरोप को और इस इलाके को रखा था और फिर वहाँ कम्युनिस्ट मूवमेंट शुरू की थी। अब भी आज़ाद खार और हर्जा पॉलिसी आपकी नहीं बनती, सिर्फ इतना होता है कि आपको तलाक लेने का हक हासिल होता है। ये होती है आज़ाद खारजा पॉलिसी। इतने साल इसकी बीवी रहो, नहीं यार अब मेरा दिल भर गया, हम दूसरे की बीवी बनना चाहते हैं। और कोई ऐसा मसला नहीं है। मसला यह रहा है कि आपको गुज़श्ता तकरीबन 1965 से लेके 2022 तक अमेरिका ने इजाज़त दी हुई थी कि आप हमारी बीवी हैं, लेकिन आप चीन के साथ ताल्लुकात रख सकते हैं, रिलेशनशिप रख सकते हैं, तुम्हें इजाज़त दी हुई है, दूर हैं सब कुछ। अब उन्होंने कहा ना खबरदार, बस आप नहीं, वो काफ़ी होगी, बड़ी याशी कर ली, अब तुम सिर्फ हमारे तो असल लड़ाई ये है कि अब असल खामद ने कहा कि भाईजान नहीं, अब उधर नहीं जाना। ये है असल लड़ाई, क्योंकि आप खुद सोचें कि चीन से उनके मफादात थे। आपको पता है हेनरी किसिंजर को कौन चीन लेके गया था? हम लेके गए थे। हमने हेनरी किसिंजर को C-130 के अंदर बिठाया था और 1970 की
70 की मेरे ख्याल अगस्त में वो लेके गए थे और फरवरी 71 में ले गए। 72 के अंदर निक्सन का दौरा प्लान था। वो कभी निकाल के देखे 71 के जो उस वक्त के अमेरिका के पेपर थे, आप हैरान हो जाएंगे। जो इंदिरा गांधी के विजिट के पेपर है, ऐसे लगता है इंदिरा गांधी जो है उसके साथ दुश्मनी है। वो पेपर्स निकासी सिक्योरिटी आर्काइव में चले जाए, उसमें लिखा हुआ है, किसिंजर के नोट्स हैं, उसमें इंडियंस आर द बास्टर्ड्स। ये कभी किसी को कहता है? आप कहते हैं ना मेमो गेट, अब तो कुछ अर्से बाद हमारा भी आ जाएगा, इंडियंस आर द बास्टर्ड्स। उसके बाद उसने कहा दिस इंदिरा गांधी शी इज अ बिच, शी विल नॉट टेल इन द पब्लिक दैट वी हैड नॉट गिवन हर द वार्म रिसेप्शन बट शी विल गो इनटू द वॉर। और ये 5 नवंबर को गई थी वहाँ पर इंदिरा गांधी में, और 2 घंटे उसको बाहर बैठाया हुआ था। इतनी हद तक जलील किया था उन्होंने, क्योंकि चाइना के साथ मफाद था, चाइना कार्ड आपने खेलना था और वो कर रहे थे। फिर चाइना का उन्होंने लेटर दिया हुआ, उन्होंने एम्बेसडर को बुलाया, चाइना को कहा कि बीच में, और फिर रूस का बुलाया। सारे का आज नहीं कल खुल के सामने आ जाएगा, कोई नई बात नहीं है। असल मसला ये है कि आज़ाद खारजा पॉलिसी होती नहीं है, ये उतनी ही होती है कि जितना मियाँ इजाज़त दे दे या आप मियाँ चेंज कर सकें। अब वो करने को नहीं देता, क्योंकि अमेरिकन जो इस वक्त जो सबसे बड़ा क्राइम है, कौन सा है? क्राइम ऑफ पैशन किसको कहते हैं पता है किसी को? अमेरिका में एक होता है क्राइम ऑफ पैशन। तकरीबन हर साल 3000 ऑलमोस्ट 3000 गर्ल्स आर किल्ड बाय देयर एक्स बॉयफ्रेंड एंड हस्बैंड्स। उसको वो क्राइम ऑफ पैशन कहते हैं। हमारे यहाँ कारोकारी कहते हैं, अपने आप को वो क्राइम ऑफ पैशन कहते हैं। तो एक्स बॉयफ्रेंड एंड हस्बैंड को वो बर्दाश्त नहीं करते, वो क्यों कहता है कि नहीं खबरदार अब नहीं। तो ये है असल मसला। हम तड़पते हैं, हम चाहते हैं चीन नज़दीक है, जल्दी मुलाकात भी हो सकती है, उससे गुफ्तगू भी हो सकती है, उड़ के पास मिल भी सकते हैं। जब वो कहते हैं नहीं जो भी है टिकट हम देंगे, अमेरिका आओ, यहाँ नहीं आओ। ये मसला है। सर मेरा क्वेश्चन ओआईसी के रिलेटेड है कि क्यों हम आज तक ओआईसी के प्लेटफॉर्म के नीचे जो हमने जिस बेसिस पर हमने ओआईसी बनाया था कि हम सारे इस्लामी ममालिक जो है मिलकर ओआईसी में वर्क करेंगे और अब एक दूसरे की हेल्प के ज़रिए से जो है हम एक दूसरे को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे, और उन बातों में हम क्यों कामयाब नहीं, और हमने जो ओआईसी के प्लेटफॉर्म पर जो गुफ्तगू होती हैं, जो एग्रीमेंट्स होते हैं, उनमें हम क्यों आज तक कामयाब नहीं हो सके, और हमारी नाकामी की वजह क्या है, और हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? सिवाय एक इलाकाई तंजीम यूरोपियन यूनियन के, आप मुझे कोई दूसरी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इलाकाई बताएं जो कामयाब हुई? अफ्रीकन यूनियन कामयाब हुई, एशियान कामयाब हुई, सार्क कामयाब हुई, हुई ईसीओ कामयाब हुई, तो फिर रोना ओएसी का क्यों है? आपको पता है कज़ाफ़ी क्यों बेचारा मारा गया था? कज़ाफ़ी बन गया सदर उसका अफ्रीकन यूनियन का, और उसने कहा मेरे पास कोई 57 टन्स का सोना है और पता नहीं कितने टन्स की चांदी है, और आप ऐसा करते हैं हम सोने और चांदी में हम तेल बेचेंगे। उन्होंने कहा हाँ तुम सदर बन गए हो, हम तुम्हें देख लेते हैं। कोई यूनियन का मुल्क नहीं आया अफ्रीकन, कितना बड़ा बड़ा मुल्क, कितना बड़े काले काले लोग अपची पूरे की पूरी दुनिया उसके उनके पीछे, क्या बात है, कोई नहीं आया। ना मिस्र आया, ना सूडान आया, ना नाइजीरिया आया, ना साउथ अफ्रीका आया, ना मोज़म्बिक आया, सारे के सारे फोर्स किस जिल्लत के साथ उसको मारा गया, कैसे उसको सड़कों से खींचा गया। दुनिया की सबसे अहम तरीन वेलफेयर स्टेट थी जिसके अंदर एवरी पर्सन वॉज कवर्ड बाई ऑल अमेनिटीज, ऑल फैसिलिटीज, उड़ा के परे मारा, जहाज आए चले गए। अफ्रीकन यूनियन मुझे कहते हैं वो ऐसे ही ठीक नहीं। एजियान बनाया आपने, बैंकॉक है, ये है, वो है, दूसरे तीसरे। बर्मा में 4 दफ़ा उन्होंने उड़ा के वो मरा, एजियान में है आया। ये जो नॉर्थ कोरिया पे शोशा शाशा रोती, कोई आया खड़े हुआ साथ उसके बाद आप आ जाएँ इसके अंदर ईसीओ में आ जाएँ, ये इकोनॉमिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, जिस सारे के सारे 6 के 6 मुल्क उसमें शामिल थे। अज़रबैजान वो शल्दो खौफ की मूवमेंट चली जब इस वक्त ताजिकिस्तान में, और अज़रबैजान उसके अंदर क्या नाम है दूसरा जो था उज़्बेकिस्तान में, कौन आया? ये भी अज़रबैजान उसका। तो ये ओआईसी जो होती है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, ज़रा सी डिबेटिंग सोसाइटी होती है। और बल बात ये बताया मुझे, ओआईसी को छोड़ें, यूनाइटेड नेशन ने कभी किसी की मदद की? तो मुझे किस खाते में गाली दे, कब भी आज तक। अमेरिका ने जब कॉलिन पावेल कह रहा था कि दिस इज द एविडेंस विच वी आर प्रोवाइडिंग टू यू दैट इराक हैज वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, तो उस वक्त हुआ यह था कि यूनाइटेड नेशन रिफ्यूज टू साइन द बिल। उन्होंने कहा हम आपको इजाजत नहीं देंगे। अभी बिल साइन नहीं हुआ था, उसने कागज बंद किया, उसने कहा वी आर गोइंग टू इराक फॉर वॉर,
और 2 बंदे गए थे, एक टोनी ब्लेयर गया था और एक जॉर्ज डब्ल्यू बुश गया था। क्या कर लिया यूनाइटेड नेशन ने? कुछ भी नहीं। 37% बजट जापान देता है उसका, यूनाइटेड नेशंस का। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसके पास एटम बम नहीं है। मैं जब चाकरी में डीसी था तो ये धमाका होने वाला था, तो बड़े लोगों खदीर खान साहब को मिलने आते थे, मिलने देते नहीं थे उनको। तो उस दौरान हुआ ये कि जब जापानीज एम्बेसडर ढूंढता ढांढता वहाँ आ गया और आगे कहता मिलना है। जब मैं डिनर पे बैठा हुआ तब मुझे गुफ्तगू करते करते कहता है कि अपना आप क्यों करना चाहते हैं? आपने हिरोशिमा और नागासाकी नहीं देखा? ये वो क्या हुआ ये हम अमन के लिए। मैंने कहा मैं एक सवाल तुमसे करता हूँ, अगर तुम्हारे पास उस वक्त एटम बम होता तो क्या अमेरिका हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराता? उसने ऐसे हाथ पकड़ा हुआ था, जापानीज जो खाना खाते हैं ऐसे उसके दोनों कांटे और चमचा रह गया था खड़ा खड़ा। कहते नहीं। व्हाई यू आर एडवोकेटिंग अस? मैंने कहा तुम लोगों के पास एटम बम नहीं है, 37% बजट तुम देते हो, कान से पकड़ के तुमसे बजट लेते हैं। वॉर का बजट भी तुम साइन करते हो। क्या जरूरत है जापान की इसके अंदर आने की कि हम कंटेनमेंट ऑफ चाइना करना चाहते हैं? लेकिन 50% बजट जापान दे रहा है। तो असल मतलब ये है कि इस दुनिया के अंदर आज़ादी और इस तरह की खुदमाती, हमें मत कहें कि हम ओवैसी, उन्होंने दुनिया को तकसीम ही इसीलिए किया हुआ है कि हम लड़ते रहें। ओवैसी जो है कि दुनिया, ओवैसी को नई चीज़ है। यूरोप में सिर्फ एक मुल्क है, एक इलाका है यूरोपियन यूनियन, उन्होंने उसको इकट्ठा करना था, उन्होंने कर लिया। इट्स ए क्रिश्चियन क्लब, इट्स नॉट अ सेकुलर क्लब। आप आखिरी रूलर कौन था यूरोप का, मुत्तहिदा यूरोप का? टर्की, बाज़ंतीनियन एम्पायर था ना। आज टर्की कहता है कि मैं मुझे भी उड़वा देता हूँ, मैं नाइट क्लब भी खोल देता हूँ। वो कहते तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो, खबरदार इधर आना। एक दफ़ा मैं फ्रांस में था तो फ्रेंच एम्बेसडर जो था, उसके हम स्टाफ कॉलेज में थे, तो फ्रेंच एम्बेसडर जो यहाँ रहा था वहाँ फॉरेन मिनिस्टर बन चुका हुआ था। तो कहानी सुनाना शुरू हो गया। ओ आई वाज देयर इन पाकिस्तान एंड समबडी आस्क्ड मी टू गो टू वाघा बॉर्डर। तो मैंने कहा कि मैं नहीं जाता हूँ, ये तुम लोगों ने ह्यूमन लाइन खींची हुई है, तकसीम की हुई है, और ये मैं नहीं जाता सर। मैंने से कहा, मैंने कहा एक मिनट आप एक सवाल मैं पूछ सकता हूँ? जैसे आप सवाल पूछ रहे हैं वैसे मैं भी पूछ रहा था। मैंने कहा तुम्हें पता है कि द लास्ट रूलर ऑफ द यूनाइटेड यूरोप, क्रिश्चियन यूरोप जिसको कहते हैं, बाज़ंतीनियन एम्पायर थी ना आखिरी, जिसको मोहम्मद फातिह ने ख़त्म किया, कहते टर्की। मैं कहा आपका पूरा कल्चरल सोर्स कहाँ से आता है? ये पोम्पियाई और ये जो हेलन ऑफ ट्रॉय की कहानियाँ और ये सब कुछ कहाँ? टर्की। सब कुछ समझता, रोम तो ख़त्म हो गया हुआ था, वहाँ से निकल के आया सोफिया उन्होंने बनाया था ना आके यहाँ पर। मैंने कहा तुम लोगों ने जब टर्की आया तो तुम लोगों ने खड़े होकर कहा यू वांट टू हैव अ मुस्लिम कंट्री राइट इन द हार्ट ऑफ यूरोप और नॉट। मैंने कहा देयर इज़ अ लाइन इन द बॉस्फोरस, वो लाइन मुसलमान और क्रिश्चियन को तकसीम करती है। झूठ मत बोलो, मुनाफिकत मत करो। 110 साल तुर्की सेकुलरिज्म में हर काम किया है जो अल्लाह के रसूल को नाराज़ करने वाला था। टर्की में अजान दी, अरबी रस्मुल ख़त ख़त्म किया, नमाजें ख़त्म की, क्या क्या कुछ नहीं किया। इतनी पोर्नो फिल्में जो हैं वो यूरोप में नहीं बनती जितने टर्की, जब मेंबर बनाने के बाद तब जूते मार के निकाल दिया वहाँ से। आज सारे के सारे यूरोप यूनियन इकट्ठी हो सकती है एक यूरोपीय यूनियन के नाम पे। ना उनकी ज़ुबान मिलती है, ना उनका कल्चर मिलता है, ना उनकी ट्रेडिशन मिलती हैं, लेकिन मैं कहूँगा मैं इकट्ठा होना चाहता हूँ। कहता है दे वांट द खिलाफा बैक। क्या लफ्ज़ थे बुश के और ब्लेयर के? दे वांट द खिलाफा बैक। हम मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा नहीं होने देंगे। तो असल बात ये है कि हमारे साथ मसला नहीं, पूरी दुनिया में रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं ये डिबेटिंग क्लब होती हैं और ये इसीलिए उन्होंने बनाई हुई थी। अस्सलाम वालेकुम सर यूएन में हम बात करते हैं कि मुस्लिम के लिए स्पेशली बिल्कुल जी, यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं हम, वहाँ पे स्पीचेस भी होती हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन वो मुस्लिम के लिए कुछ करना नहीं चाहते। वैसे भी वो प्री अमेरिका या अमेरिका की ही सपोर्ट करते हैं, और मुस्लिम के लिए तो हम भूल जाएंगे, ख़ासतौर पर पाकिस्तान के लिए कोई काम करेंगे। अब मसला कश्मीर है, हम स्पीचेस कर रहे हैं, वहाँ पे जाके मसला कश्मीर को उजागर किया, सारा कुछ किया, अच्छी बात है, लेकिन क्या जो कश्मीर में हालात हैं एक्चुअल ग्राउंड के अंदर, कि स्पीचेस से सही हो जाएंगे, या हमें इन एक्चुअल जाके कुछ करना चाहिए, इन एक्शन करना चाहिए? देखिए हमें हम करें ना करें उनको करना चाहिए। एक मिनट बात बताऊँ आपको, गुज़श्ता तकरीबन 100 साल के अंदर कौन सी ऐसी ताकत और क़ुव्वत और कौम है जिसने 3 आलमी ताकतों को शिकस्त दी है?
अफगानिस्तान 1890s के अंदर ब्रिटिश लोग कहते हैं जी एक तरह की बंदूकें थी, एक तरह का ये था वो था। ईमान की ताकत है जी, ईमान की ताकत की वजह से सारा हो गया। क्या जी? ईमान की ताकत की वजह से। दूसरे नंबर पे रशिया, मान लिया ऐसे ने मदद की थी, मान लिया अमेरिका ने। अभी क्या था? अभी तो कोई पड़ोसी भी साथ नहीं था। अभी तो 57,000 दफ़ा पाकिस्तान के जहाज उड़े हैं यहाँ से उनको मारने के लिए। तोरा बोरा जिसका जिक्र कर रहे थे ना, हमारे यहाँ से उड़े थे जाके उनका तख्ता उड़ने के लिए, उनके पक्षी उड़ाने के लिए। शिकस्त हुई कि नहीं हुई? कभी भी वो मुझे पता नहीं, कभी कभी बचपन में पढ़ा हुआ फिक्रा जो है ना उसका, नसीम इजादी का अच्छा लगता है कि जोग्राफिया के टेढ़े खतूत नोखे तलवार से सीधे किए जाते हैं, ये खूब नहीं होते। तो क्या कर लिया उन्होंने? आपसे ज़्यादा इज्जत है उनकी आज, आपसे ज़्यादा हुर्मत है उनकी, आपसे ज़्यादा पुरमन है काबुल शहर इस वक्त। दुनिया का मोस्ट पीसफुल सिटी इस वक्त दुनिया के अंदर काबुल है जी। काबुल इज़ द मोस्ट पीसफुल सिटी। धमाके अपनी जगह हो, द मोस्ट पीसफुल सिटी। आप मुझे एक वहाँ पर बताइए, कंपैरिजन करें अपने 20 सालों का, जितने अफगानिस्तान के अंदर कत्ल हुए हैं, जितने अफगानिस्तान का डेली धमाके हुए हैं, जितने अगर हुआ होता रिपोर्ट हो रहा होता इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, सारा मीडिया वहाँ मौजूद है। अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने एक ऑर्डर किया आज से कुछ 4 दिन पहले कि हम यहाँ तमाम रेडियाँ ख़त्म करके हम इसको उनको वो बना के देंगे, वो क्या नाम है जो खोखे उन्होंने बनाए, सिर्फ 3 दिन के अंदर उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। सर ये अमेरिका अफगानिस्तान में बेसिकली जो मुझे सुनने में आया था इसलिए है कि जो अफगानिस्तान है मुझे लगता था कि जो इस्लामिक लॉज है, जो इस्लामिक वैल्यूज़ है उसे इम्प्लीमेंट किया जाए, ऐसा एक इस्लामी निज़ाम लेके आया जाए, ऐसा मुल्क में प्रैक्टिस करें तो दुनिया को दिखाएं कि बाकी इस दौर में भी इस्लाम कायम हो सकता है। तो बेसिकली इनके बिहाइंड ये कॉन्सेप्ट है, अगर इस्लाम नाफिज कर देंगे तो दुनिया जब देखेगी तो बहुत से लोग मुसलमान हो जाएंगे। तो ये सच है कि नहीं? बात तो ठीक। देखिए मैं तो कोयटा में उस ज़माने में वहाँ मौजूद था जब मुल्ला अमर ने शुरू में हुकूमत की है। आपके कोयटा से, आपके पशीन से, आपके चागी से, आपके जोब से लोग जाके तालिबान पर अपने फैसले लेके जाते थे करवाने के लिए। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं डीसी कोयटा से जहाँ मैं दस्ती उनको बैठा हुआ था, 4 बंदे आए, उन्होंने कहा जी हमारे इतने करोड़ अफगानी और 2 मोटरसाइकिल ले गया एक बंदे। 4 बंदे थे, हमने पकड़ के दिए, 2 को अपना एसएचओ ने छोड़ दिया और 2 को जज ने छोड़ दिया। अब जो 2 एसएचओ को छोड़े थे वो चले गए थे अफगानिस्तान, उनको हमने वहाँ गए, उन्होंने तालिबान ने हमारा फैसला करवाया, हमसे 1 मोटरसाइकिल और वो पैसे ले दिए आधे, इन 2 को पकड़ के दो, हम इनको दे के जाएँ कंधार, वहाँ से फैसला कराएंगे। पाकिस्तान की बाउंड्री अपनी पूरी तारीख में सबसे ज़्यादा सेफ जो थी वो 1994 से लेके 2001 तक रही है। मैं वहाँ पर मौजूद था, हमने पहली दफ़ा बाउंड्रीज़ की बुर्जियाँ लगाई थी। सर्वे ऑफ पाकिस्तान मांग गया था, जरूरत नहीं थी पहले किसी की सर्वे ऑफ पाकिस्तान की बाउंड्री लगाने की। जी ज़्यादा जो पर्सन और ड्रग्स वगैरह हैं वो भी पूरी दुनिया में अफ़गानिस्तान से जाती हैं, ठीक है, थ्रू पाकिस्तान। तो अब जो पाकिस्तान आर्मी ने जो बाड़ लगाई है, आप मुझे बताइएगा किस ज़माने के अंदर अफगान ड्रग्स ज़ीरो हुई थी? ये तो इंटरनेशनल फैक्ट है ना। 1999 से लेके 1995 से लेके 95 तक एक ऑर्डर मुल्ला उमर का 97% प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड ब्रॉट टू जीरो। थाईलैंड में उन्होंने मारे, धमाके किए, सब कुछ किए, नहीं कर सके। बर्मा नहीं कर सके, ग्रेनेडा नहीं कर सके, उसके बाद बाकी सारे का सारा कुकीन का जितना कारोबार था नहीं कर सके। एक सिंपल ऑर्डर, इट वाज, ये तो दुनिया मानती है। सर ये वर्ड उन्होंने तोड़ी है अफगान तालिबान, और ये टीटीपी को सपोर्ट करें टीटीपी के उधर जो हैं। मैं आज की एग्रीमेंट सुनाऊं, बताऊं आपको, वॉइस ऑफ अमेरिका की न्यूज़ पढ़ा दूं आपको। वॉइस ऑफ अमेरिका की न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान की अभी जो नेगोशिएशन कंप्लीट हुई हैं और 2 बंदों को जो टीटीपी के लीडर थे, जिनमें से एक मुस्लिम चार, वो आज की न्यूज़ है, उन्होंने तालिबान के हवाले किए अफ़गानिस्तान के नेगोशिएशन आगे चलाए। ये ख़बरें आप तक होती हैं। और बाढ़ कितनी तोड़ी है? 12 या 17 फुट जिसको आप देखते हैं। और बड़ी कितने किलोमीटर की? आप पहली बात यह है कि आप कभी चागी गए हैं? कोई है बलूचिस्तान का जहाँ? चागी में जो
नोशकी से लेके तफ्तान तक का इलाका है ना, वहाँ सैंड ड्यून्स हैं। वो इधर से सैंड ड्यून चलता है तकरीबन 200 फुट ऊंचा और घूमता हुआ उसके ऊपर, वहाँ किसी का बाप बाढ़ नहीं लगा सकता। इधर पानी का चश्मा इधर होता है, उधर वाले आके पीते हैं, उधर होता है, इधर वाले जाके पीते हैं। वो जो रबात का जो कोना नहीं ऊपर से वो लेके जो सारा, तो ये बट ठीक है, तो सुनते जाया करें, बाढ़ लगी, उसने बाढ़ लगाई, इसने लगाई, इसने लगाई थी। दुनिया में महज़ब मुल्कों में बाढ़ें नहीं होती हैं। यूरोप यूनियन में बाढ़ है किसी? सबसे खूनी बाढ़ कौन सी है जरा मुझे बताइएगा दुनिया में? जी, हर रोज 3 से 4 बंदे मरते हैं। 1 करोड़ 12 लाख बंगाली हैं जो इंडिया में नौकरी कर रहे हैं, 3 हज़ार की। मैंने बांग्लादेश की यूनिवर्सिटी में कहा था, मैंने कहा मुझे बताओ 71 से पहले कोई एक बंगाली गया था इंडिया में नौकरी करने के लिए? मुझे मत बताओ इकोनॉमिक फिगर्स क्या होती हैं। इकोनॉमिक फिगर्स स्टैंड नथिंग। 1 करोड़ 10 से 12 लाख। ये पीआरसी किसके लिए आया हुआ इंडिया में? बंगालियों के लिए आया है। ये आसाम में झगड़ा किसके लिए हुआ था? बंगालियों के लिए हुआ था। 1971 से पहले एक बंगाली औरत दुनिया के बाजारों में नहीं बिकी थी। 25 लाख औरतें जो हैं बंगालियां दुनिया के बाजारों में बिकी हैं। 50,000 औरतें हर साल इंडिया में जाके बिकती हैं बांग्लादेशी। 45,000 औरतें, 75% टोटल प्रोस्टिट्यूट कलकत्ता की जहां बांग्लादेश से आती हैं। क्या कर लिया वहां पर? आपको अंदाजा ही नहीं है। इतने साल बाढ़ नहीं रही, कितनी वहां पर दहशतगर्दी होती थी। आप मुझे बताइए, जिस जमाने में रशिया वहां पर था, रोज यहां बम फटते थे। सबसे पुरअमन दौर कौन सा रहा है आप मुझे ये बताइएगा? 1988 से लेके मैं बता रहा हूं आपको 2001 तक एक धमाका नहीं था पूरे के पूरे पक। हम खुद जाती तौर पे अपना फ्लोरा की उसमें 2 बजे रात में जाके हम बैठा करते थे उसमें कोयटा के अंदर। 22 मील दूर तक कुछ लाख वहाँ जाके चाय पिया करते थे। 400 किलोमीटर जाके मैं तफ्तान से खुद बगैर किसी गनमैन के आया करता था। ये किस्सा खानी बाजार, ये सब कुछ, ये तो जिस दिन 9/11 आया उस दिन धमाके शुरू हुए। 88 में रशिया गया है ना, आप मुझे लिस्ट उठा लें पाकिस्तान के अखबार में, आपका पाकिस्तान में एक धमाका नहीं। शिया सुन्नी फसाद होते थे, वो तो अपने आपके मसले हैं, वो आपने जो मर्जी किया हुआ था, धमाका कोई नहीं हुआ। के रिलेटेड है, जैसे आप कह रहे हैं कि तालिबान की गवर्नमेंट जो 96 से 2001 तक रही है, तो वो एक पूरा अमन थी, उसमें फ़ैसले भी होते थे। तो इस तरह अब क्यों नहीं ये इस तरह की मिसालें सेट कर रहे? जैसे ये अब इन्होंने बुरके का जो ऐलान किया है कि हर एक के लिए लाजम है, तो ये एक इंटरव्यू में सुन रहा था, पियर्स मॉर्गन जो है CNN पे, तो वो कह रहे थे कि सुहेल शीन साहब जो इनके तालिबान के स्पोक्स पर्सन हैं, उनकी अपनी बेटियां कतर में पढ़ रही हैं और वो फुटबॉल टीम का हिस्सा भी हैं, और वहाँ पे वो बुरका नहीं लेती। यानी किसका ऐसा नहीं है? सुहेल शीन की, जो इनका तालिबान का स्पोक्स पर्सन है। तो उसकी बेटी तो पर्दा करती है? उनकी 2 बेटियां, वो दोनों पर्दा करती हैं। मैं जानता हूँ, सुहेल शीन को भी जानता हूँ, उनकी बेटी को भी जानता हूँ। सर मैंने तो सुना फुटबॉल टीम में है, तो वो फुटबॉल टीम में है, एक बड़ी बेटी जो उनकी है दोहा फुटबॉल टीम में। दोहा में रहते हैं? दोहा में तो इसलिए उन्होंने ऑफिस खोला हुआ है। सर वो रहते उधर हैं, ठीक है, लेकिन इनको नहीं, पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का उनका सफ़ीर है, उनकी बीवी सारे पर्दा करते हैं। सर वो मैं तो सुन रहा था कि वो फुटबॉल टीम में है और उधर तो कोई पर्दा नहीं है, बुरका नहीं है, तो उधर भी उनको पर्दा किसने कहा कतर में पर्दा नहीं है? सर बेटियां उनकी नहीं कर रही। अच्छा, फुटबॉल टीम में है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूँ, मेरा ख्याल नहीं है। अगर और फुटबॉल टीम में अगर उनको जवाली बात है, बेटियों को, उनको अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने अब आके उन्होंने उसको पर्दे को उन्होंने कंपल्सरी किया है। एक बात बताएं मैं आपको सिंपल, इंटरनेशनली इस तरह की मिसाल कायम करनी चाहिए ना अपने घर से, कि अगर आप मुझे ये बताएं, वेटिकन सिटी में कौन सा लिबास पहना जाता है? इट्स अ कंट्री? नो सर, कंट्री है, अलग पासपोर्ट है उसका, ठीक है? कौन सा लिबास पहना जाता है? नन कौन सा लिबास पहनती है? कोई क्रिश्चियन वहां नहीं जा सकता, घुस नहीं सकता जब तक वो नन वाले कपड़े ना पहने हों। कोई उसको क्यों नहीं कहता? गर्मी की शदीद गर्मी में भी इस तरह का लिबास पहनती हैं नन के, आप सोच नहीं सकते। ब्रुकलिन में कभी गए हैं आप? जूस पहनते हैं जो लिबास, ब्रुकलिन में जो जूस पहनते हैं, वो तो पूरा जूस औरत जो है वो शादी से पहले टिंड करवाती है और विग पहनती है उसके ऊपर, उनका एक रिवाज है।
आप मुझे किसी जू को बताएं उसकी बीवी ने टेंट ना करवाई हो। बुरके से तो ज़्यादा बुरी चीज़ है टेंट करवाना यार। मैं औरत होता खुदा के कसम मैं शादी ना करता ज़िंदगी में कभी। जी किसका? देखें, पहली बात है, एक देखें, कानून कहता है लॉ स्टेम्स आउट फ्रॉम द नॉर्म्स एंड द मोरल्स ऑफ द सोसाइटी। कानून लोगों के रस्म रिवाज से जन्म लेता है। ये नहीं हो सकता कि एक जगह एक रस्म ना हो तो आप वहाँ पर दूसरा कानून नाफिज कर लें। अफगानिस्तान में अगर हिंदू औरत भी आपको मिलेगी तो वो शटलकॉक बुर्का पहने हुए मिलेगी। वहाँ औरत, वहाँ पर पठान कहता है तसंग पख्ताना दी मुंज न की, तुम कैसा पठान है कि नमाज नहीं पढ़ता। वो ये नहीं कहता तुम कैसा मुसलमान है कि नमाज नहीं पढ़ता। वो समझते हैं कि नमाज जो है ये पठानों का काम है, मुसलमानों का काम नहीं है। पठान का नमाज, वो रोज़ा पठान रोके रखता है। तो असल मसला बुनियादी तौर पर यह होता है कि कानून आप अमेरिका में जाके आप अमेरिका वाला कानून होता है, बाकी जगह आपका बाकी कानून होता है। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने अपने एक ड्रेस कोड रखा है, और वो ड्रेस कोड उन्होंने अगर दुनिया में नाफिज कर दिया तो ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है उसकी कोई सज़ा नहीं है। वो कहते हैं कि हम उनके वालिदैन को कहेंगे, उनको सज़ा नहीं है कि हमने वालिदैन को परसू करेंगे अपनी बच्चियों को लिबास पहनाने की तरगीब करो। ये सवाल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि कश्मीर इशू जो है, क्या ये एक मुस्लिम और हिंदू का मसला है या एक टेरिटोरियल मसला है? इसी के साथ एक सवाल और लिंक है, अगर तो ये टेरिटोरियल इशू था, डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी, तो हमने जीबी के साथ क्या हशर किया है प्रोविजन स्टेटस दे के? और अगर ये मुस्लिम इशू है तो क्या पाकिस्तान का या मुसलमानों का, तो हम बलूचिस्तान के अंदर वो क्यों ठीक करते हो जो हम डिमांड करते हैं इंडिया का कश्मीर के अंदर? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये टेरिटोरियल इशू क्यों है। क्या अगर कल कश्मीर में सारे हिंदू हो जाएं तो क्या फिर भी ये टेरिटोरियल इशू रहेगा? सब लोग हिंदू हो जाएं, नहीं रहेगा। क्या इंडिया के अंदर और बहुत सारी ऐसी कौमें हैं जो कि आज़ादी की जंग लड़ रही हैं, क्या हम उनके साथ क्यों नहीं होते? हम मिज़ोरम के साथ क्यों नहीं होते? हम नागालैंड के साथ क्यों नहीं होते? हम वो जो सिलगिरी स्टेट्स हैं उनके साथ क्यों नहीं होते? हम सिखों के साथ क्यों नहीं होते उस तरह खड़े होके? हम थे नहीं, थे की बात नहीं, हम कभी भी नहीं थे। जिस तरह हम कश्मीर के साथ कभी भी नहीं थे, हम खामोशी से होंगे, वो अलग बात है, वो उसको छोड़ दें। क्या अगर वाकई ये टेरिटोरियल इशू है तो आज अगर सारे के सारे हिंदू हो जाएं तो क्या कश्मीर टेरिटोरियल इशू रहेगा? इट्स नॉट अ टेरिटोरियल इशू, इट्स अ कंप्लीटली रिलीजियस इशू। क्यों कि इस खित्ते में एक तकसीम हुई थी इस बुनियाद के ऊपर कि मैं मोहम्मद हुसैन चीमा हूँ, ये अर्दनजास चीमा है, हमका दादा एक था, ये साग भी हम एक तरह का खाते हैं, भंगड़ा भी एक तरह का डालते हैं, हीर भी एक तरह के गाते हैं, मेरा भाई नहीं है क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ते। तो जीबी के साथ हमने क्या किया? किसके जीबी में अगर इंडिया ने देखें, पहली बात तो यह है कि उनकी अपनी एक पुरानी एक सूरत हाल है कि हम पहले से पाकिस्तान के साथ थे। वो कहते हैं रणजीत सिंह ने हमें कश्मीर के साथ, उनका एक केस है, उनका केस यह है कि हम कभी कश्मीर के साथ नहीं थे, हम हमेशा से अलहदा हुक्मरान हुकूमत थी, हमारे बल्तिस्तान था, ये था, हमें रणजीत सिंह ने उनके साथ जोड़ दिया है, हम क्यों जुड़े उनके साथ, हमें अपने साथ रखो। उनका केस भी ये कि वो इंडिया के साथ तो नहीं जाना चाहते ना, वो कहते हैं कि हम मुसलमान थे, हमें मुसलमानों से अलहदा किया गया, हमें वापस ले लो। हमने उनको बल्कि अलहदा करके रखा हुआ है कि हम उनको साथ जोड़ेंगे। कश्मीर का मसला टेरिटोरियल मसला होता तो फिर सिंपल सी बात है कि फिर तो हमने बनाने की कोशिश की है उसको। कश्मीर का मसला हल क्यों नहीं हो रहा? हम उसका मुकदमा टेरिटरी का लड़ते हैं। जिस दिन हमने उसका अल्लाह के नाम पे मुकदमा लड़ना शुरू किया, उसका तालिबान की तरफ फतह भी हो जाएगी। मैं 2007 में गया था, कश्मीरी पता है क्या कहते थे कि इंडिया के अंदर अगर बसने वाले 25 करोड़ मुसलमान हमारा इस्लाम के नाम पे साथ में, हमें आज़ादी मिल जाएगी। और झोलियाँ उठा उठा कहते थे कि अल्लाह करे इनको पता चले कि हिंदू के साथ रहना क्या होता है। मैं 2015 में इंडिया गया था, कोई एक शख्स ऐसा भी नहीं था जो कहता था कि हम गलत थे, हम झूठ बोलते थे, हमने हिंदुओं पे एतबार किया, हमने उस वक्त कश्मीरियों का साथ देते, आज हमारे साथ ये हालत ना होती। टेरिटरी मसला आपको, आप जो कायदा ने फिरका कहा था ना, हिंदू इज इनकुरेजिबल, नाकाबिल इस्लाह है, वो उन्होंने दिखा दिया। आप कभी जाके, मैं तो कभी पाकिस्तान से जो लोग बातें करते हैं, मैं उनको कहता एक दफा ट्रेन पे बिठाएं और वाघा से उनको पूरे इंडिया का एक चक्कर लगा के आए।
सुबह सवेरे आपकी आंख खुलेगी, आपके ट्रेन के चारों तरफ आपको नंगी औरतें, मर्द जो हैं वो एक तरफ मुंह किए हुए, दूसरी तरफ मुंह किए हुए रफ़ा हजत कर रहे होंगे। 67% के बाद तो टॉयलेट ही नहीं है। उसके बाद आप मुसलमानों की बस्ती में, मैं औरंगाबाद में था, मैं आंखें बंद, उसने आंखें बंद कर लो, जहाँ से बदबू आना शुरू है मुसलमानों का इलाका शुरू हो जाए। दुनिया का सबसे बड़ा घेटो जो है वो इस वक्त चोहापुर में है, जो और अहमदाबाद से 12 किलोमीटर दूर है। 7.5 लाख लोग मुसलमान रह रहे हैं वहाँ पर। बिगेस्ट घेटो ऑफ द वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। न बिजली, न पानी, न सिविक कम्युनिटी, न स्कूल, न कॉलेज, न कोई और चीज़। दुनिया चांद से इकट्ठे बेचारे कहाँ से कोई केरला से आया हुआ, कोई से आया हुआ, आके पनाह ली हुई है वहाँ पर। आपके मुल्क में कोई है ऐसा घेटो? तो ये जो लोग समझते हैं ना कि आप बहुत खुश रह सकते थे, आज वो 15% हैं, हम ज़्यादा होते तो हम 20 या 22% होते, फिर भी 80% के गुलाम होते। डेमोक्रेसी के बारे में कहा जाता है इट्स अ टिरनी ऑफ मेजॉरिटी, ये अक्सरियत की आमरियत है। एक डिक्टेटर को तो आप गाली दे देते हो, कोई डिक्टेटर है, जो 51% जो वोट लेके आता है उसको कैसे गाली दोगे? 2 मुल्क हैं दुनिया के, मैं बात ख़त्म करता हूँ, 2 मुल्क हैं दुनिया की जमहूरियतें, मुझे हल बता दें जमहूरियत के अंदर, एक इजराइल और एक इंडिया। एक के पास भी कोई तकरीबन 15% 16% मुसलमान है, दूसरे के पास भी 15% 16% मुसलमान है। दोनों नेशनल्स हैं, दोनों वोट भी देते हैं। अगले 100 साल तक मुझे बताएं कि इन दोनों का हल को निकल सकता है। मैं आपको सरेंडर करने को तैयार हूँ कि जमहूरियत दुनिया का बेहतरीन निज़ाम। सोल्यूशन इंडिया में किस चीज़ का मांग है? कैसे मुसलमान को आप कैसे रिप्रेजेंटेशन देंगे? क्या सोच सकता है कोई एक मुसलमान इलेक्ट होके वहाँ पर किसी मुल्क, किसी सूबे का चीफ मिनिस्टर बन सकता है? किसी नहीं, प्रेसिडेंट बिल्कुल और चीज़ है। प्रेसिडेंट इज अ नॉमिनल पोस्ट। कायद आज़म कहता था अबुल कलाम आज़ाद को, ही इज अ शो बॉय। वज़ीर आज़म बन सकता है, किसी सूबे का चीफ मिनिस्टर बन सकता है, किसी ज़िले का मेयर बन सकता है। 38% बम्बई में, 39% औरंगाबाद में, 42% अहमदाबाद के अंदर, बनारस के अंदर 37%। आपको लाहौर शहर के अंदर 37 लाख हिंदू मिले ना, आपका लग पता जाए, नजर नहीं आते वहां मुसलमान। वहां बॉम्बे में 38% मुसलमान हैं। कभी आवाज सुनी है कि वहां को मेयर कौन सा है? सवाए शाहरुख खान के और उसके क्या नाम है दूसरा, हाँ, सलमान खान, उसके अलावा कोई नजर आता है वहां बता दें मुझे, इसराइल में बता दें कोई। किसका? देखिए, मैंने वहाँ बात की थी देवबंद में एक दफ़ा। मैंने कहा जब ये मुसलमानों का इलाका बना था ना, पाकिस्तान बना था, तो पाकिस्तान में 3 करोड़ आबादी थी और जो मुसलमान वहाँ रह गए थे वो 1 करोड़ 70 लाख थे। मैंने कहा अगर आप अल्लाह पे भरोसा करके यहाँ आ जाते, अल्लाह यहाँ 22 करोड़ को रिज़्क दे रहा है, तुम 1.5 करोड़ को भी दे लेता था। तुम वहाँ अल्लाह पे भरोसा नहीं किया, ज़मीन पे भरोसा किया, लित्र खा रहे हो तुम। यही हालत है। आप सोच नहीं भाई, ये आप सोच नहीं सकते कि क्या हालत है, तसव्वुर नहीं कर सकते कि ये जो शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हुआ है उसके अंदर बातें सुना करें। वो जो जिस तरह यानी अपनी गंदे इलाके से निकल के मुसलमान अलहदा इंडियन इलाके में घर नहीं बनाता कि हमारी बेटियों को छेड़ेंगे या बेटियों को उठा के ले जाएंगे। तो ये तो हर मुल्क में हम भी बलूचिस्तान के साथ वही कर रहे हैं। क्या? अब हम कहाँ? नहीं करते, हम बात नहीं करते कि बलूचिस्तान के साथ वो क्या रहे हैं। आप जैसे ब्यूरोक्रेट तो जानते हैं वहाँ रहे भी नहीं, मसलन कहाँ बताएं? नहीं, किस जगह मुझे एविडेंस बताएं ना ऐसे। नहीं, किस जगह? बलूचिस्तान का इशू छोड़े। मैं अभी मेरी आधी से ज़्यादा, मेरा आधा से ज़्यादा ख़ानदान वहाँ रहता है। मैं वहाँ अभी कुछ महीना पहले होके आया हूँ। मैं उसी कोयटा शहर में घूमा हूँ। आप तो फैक्ट को ही कर रहे हैं ना, क्या बलूचिस्तान? नहीं, आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा इलाका है कि जहाँ बलोच जो है ऐसे रहता हो कि उसको खौफ से बाहर ना निकलता हो कि उसकी बेटियाँ अगवा हो जाएंगी। क्या सर, किला अब्दुल बलोच रहते हैं? योग में बलोच रहते हैं सर। ये BLA जी क्यों बनी? जी, पश्तून कहते हैं वहाँ, ठीक है। सर ये डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच ये कहाँ पर है? ये अल्लाह नज़र कहाँ पर है? तुर्बत में है, ठीक है। ये मैं ये एक देखें, पहली बात तो ये है कि एक होती है आपकी मूवमेंट चली हुई, वो पुरानी चली आ रही है उनकी। 1920 में पहली दफ़ा एक काफिला गया था रशिया, सरदार खितरान के साथ लोग थे, वो चला रहे हैं अपनी कंडीमेंट मूवमेंट चलती है दुनिया में, और जितनी चल रही है हमें भी पता है।
और अलदाद की जो इमदाद है उसकी अपना लैडी की, फिरोज लैडी की 112 बसें रोज़ गुजरती हैं कोयटा से, जहाँ से आती हैं, इसी पंजाब से गुजर के जाती हैं। हर बस के अंदर 60-70 लोग होते हैं। मुझे बताओ ना, कोई इलाका बताओ किस जगह पे जहाँ इंसर्जेंसी, वो तो हर जगह होती है, वो तो शिमाली वजीरिस्तान में भी है, वो तो जनूबी वजीरिस्तान में भी है। पिछले हफ्ते पीयू में से एक बलूचिस्तान के स्टूडेंट को दिखाया गया और इस तरह की हजारों मिसालें। आप मुझे एक बात बताएं, मैंने पीयू में खड़े होकर कहा था, उसने तकरीर की बलूचिस्तान के बारे में, मेरे सामने बात की, ठीक है, उसने कहा ये हमारे साथ ये हो रहा है। मैंने कहा मुझे ये बताओ, बलूचिस्तान के किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में कोई पंजाबी लड़का खड़ा होकर ऐसे गुफ्तगू कर सकता? नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता। आज आप बलूचिस्तान की हर चीज की दुकान खोल सकते हैं, यहाँ पर आप बलोची सजी की खोल सकते हैं, आप बलोची कढ़ाई की खोल सकते हैं, आप बलोचों की गाड़ियां चल सकते हैं। आप पाकिस्तान के पंजाबी का मुर्ग चने की दुकान खोल के दिखाएं। बलूचिस्तान क्या किया? मैंने कत्ल किया उनको, उनके लीडरों ने नफरत भरी है। मैं अताला मैंगल को जानता हूं, मैं महमूद खान चकदे को जानता हूं, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा तुमने सिर्फ पंजाबी को गाली बनाया, मैंने तुम्हारा क्या किया? और कौन सा पंजाबी वहां रहता है? नाई, मोची, चमार, नानबाई, कौन सा पंजाबी है जिसने वहां रूल किया है? झाड़ू देने वाला स्वीपर, कहानियां बनी हुई हैं। मैं 9 साल उस मुल्क में रहा हूं, उस इलाके के अंदर रहा हूं। चागी से मैं निकला था, अखबार में यहां दे जाऊंगा, 3 दिन उन्होंने हड़ताल की थी मेरे लिए, मेरा ट्रांसफर कैंसिल करवाया था। सिपी में रहा हूं, मुझे स्टेशन पे आकर छोड़ के गए थे। मस्तूंग में रहा हूं, आज तक मेरे नाम की लाइब्रेरी बनी हुई है। इधर बैठ के हर बंदा जो बंदा बोलता जाता है, वहां ये हो रहा है, वो हो रहा है। कोई बात तो करो यार, बताओ तो सही मुझे। मैं तो जिस जगह मेरा आना क्यों बंद है कॉलेजों के अंदर, स्कूलों के अंदर, ऑल सेकुलर कॉलेज स्कूल के अंदर मेरा दाखिला बंद है, क्योंकि किसी के पास सवाल का जवाब नहीं है मेरा। पहली दफा बलूचिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर पहली दफा पीर गायब के अंदर शनाख्ती कार्ड देके पंजाबियों को कत्ल किया गया था। 4 महीने बीडीए मेरे साथ में मेरे एम्प्लॉय होते थे, लड़के जिनको कत्ल किया गया था, बसों से उतार के कत्ल किया गया था। यहां कोई बलोच कत्ल हुआ है पंजाब में? पीयू से उठा लिया गया, उससे उठा लिया गया। पीयू, मुझे बताइए, आप बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं? आप बलूचिस्तान के मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं? कोई सीट नहीं, एक भी सीट नहीं है। मैं सेक्रेटरी एजुकेशन रहा हूं वहां, एक भी सीट नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच। जी जी बताइए। सर, पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, ठीक है, और अगर इमरान खान को मार दिया जाता है तो यहाँ पे सिविल वॉर होगी, तो हालात किस तरह जाएंगे? अल्लाह ना करे यार, अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल हो। थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी।